सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग सेशन, जिधर अपन आज क्या कवर करेंगे। मीठा मीठा प्यारा प्यारा हमारा एफआर का May 24 का आरटीपी। ठीक है सर, पहले बताओ आरटीपी है कैसी है? डिसेंट है, ठीक है। थोड़े से केस स्टडीज है जिस सीखने मिलेगा अपने को। आप समझ लो काफी सारे क्वेश्चन जो अपने मॉडल में वही है, कुछ चंद क्वेश्चन न्यू है, तो अपन वो सारा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन आरटीपी का एक होलसम डिस्कशन करेंगे। मैं पहले बता दूं, जो क्वेश्चन सेम है उसको मैं नहीं करवाऊंगा। जो न्यू क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा भी नया पार्ट है वो मैं सारे सॉल्व करवाऊंगा। सारे के सारे केस स्टडी जो भी दिए हुए उसके एमसीक्यू वो सब सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपका भी टाइम बचेगा, क्योंकि आप जब, मुझे लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कहीं ना कहीं आप टाइम कंस्ट्रेंट से जूझ रहे रहोगे, राइट। तो अननेसेसरी जो ऑलरेडी किया हुआ है उसको वापस गप्पा गोष्ठी करके क्या सेंस बनेगा, राइट। तो अपन जो भी काम की चीज है उसकी बातें कर लेंगे। उसके अलावा ये जो मैं आरटीपी सॉल्व कराऊंगा, इसकी जो मैं मार्किंग वगैरह करूंगा, जो बोर्ड नोट्स बनाऊंगा, वो मैं मेरे टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर ज्वाइन कर लो, डाउनलोड कर लो आराम से, आपको एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ मीठा मीठा डिस्कशन ऑफ एफआर की May 24 की आरटीपी। चलो आ जाओ। सबसे पहला केस सिनेरियो नंबर 1। अच्छा, आपको मैं केस सिनेरियो सॉल्व करने का अप्रोच बताऊं। कभी भी आपको दिखे ना केस सिनेरियो, तो पहले एक ओवरव्यू देखो क्या क्या है। तो मैं बोलूं एक केस सिनेरियो है, उसके अंदर दूसरा पैराग्राफ है पॉइंट नंबर 2, और फिर तीसरा पैराग्राफ है पॉइंट नंबर 3। कितने एमसीक्यू दिख रहे हैं? 5। पहले हमेशा एमसीक्यू पढ़ा करो। एमसीक्यू ऊपर से पढ़ने का, ऐसे डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से, ताकि आपको मालूम पड़े जब केस स्टडी पढ़ रहे हो तो कौन से पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू है नीचे, तो एक अपनी अप्रोच चेंज हो जाती है। ठीक है, तो टोटल 5 एमसीक्यू है। अब सबसे पहले क्या है, वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नीड टू बी कैपिटलाइज्ड इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन। कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन को लेकर है। उसके अलावा कैलकुलेट द कंपनीज एसोसिएट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, शायद कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर कुछ एमसीक्यू होगा। ठीक है, उसके अलावा बोलता है व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एफएस बुक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग एज द कस्टमर हैज टेकन लीगल एक्शन। मे भी कुछ प्रोविजन वगैरह बनाना होगा, बिकॉज जब कोई लीगल एक्शन होता है, जब हमारे पर कोई केस होता है तो कोई प्रोविजन वगैरह बनता है, या कंटीजेंट लायबिलिटी, देखते हैं अपन क्या बनेगा। उसके अलावा कंप्यूट द टोटल अमाउंट to be charged to profit and loss with respect to production line and the balance of provision for dismantling carried to balance sheet on 31st March 13। मतलब अगेन वो प्रोडक्शन लाइन वाली बातें वापस से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, प्रोडक्शन लाइन के ऊपर एमसीक्यू नंबर 1 था, फिर 2 और 3 को दूसरा बद्दा एमसीक्यू था, फिर वापस 4th आगे प्रोडक्शन लाइन के ऊपर, और 5th वाला वापस प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन टू बी कैपिटलाइज। ठीक है, ये 5 एमसीक्यू अपने ने पढ़ लिए। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। ये अप्रोच है ना, मैं सीएफए के अंदर फॉलो करता था। ठीक है, सीएफए में लेवल 2 में केस बेस्ड एमसीक्यू जाते थे, तो उसमें पहले मैं हमेशा एमसीक्यू पढ़ता था, फिर केस पढ़ता था, इजी होता था मेरे लिए, तो मुझे समझता है। चलो प्रोडक्शन लाइन पे 3 एमसीक्यू है। अब देखते हैं क्या बोलता है। FA is a company which manufactures aircraft parts and engines and sells them to large multinational companies like Boeing and Airbus Industries. Following are the details of some of the transactions entered into by the company. Okay, तो डिटेल्स वगैरह अपने को दिया हुआ है। On 1st April 12 कंपनी began the construction of a new production line। तो मैं बताऊँ आपको एक बात, बताऊँ ऐसे अंदर की बात, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये आपके मैंने क्वेश्चन बैंक के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बैंक का जो एमटीपी आरटीपी वाला सेक्शन है उसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 के आसपास कुछ है, तो ये ऑलरेडी वहां कवर होता है, बट स्टिल मैं कराऊंगा क्योंकि केस बेस्ड के ऊपर है। तो क्या बोलता है, 1st April 12 को कंपनी बिगैन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्शन लाइन इन इट्स एयरक्राफ्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग शेड। कॉस्ट रिलेटिंग टू दी प्रोडक्शन आर एस फॉलोज। तो अपन देखेंगे कौन से कॉस्ट को अपन कैपिटलाइज करना है। सबसे पहले बोलता है कॉस्ट ऑफ बेसिक मटेरियल, तो लिस्ट प्राइस 12.5 है, लेस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट अपन वैसे भी कंसिडर नहीं करते, तो मैं इसको तो कंसिडर करूंगा। चलो मैं लिखता हूं, कैपिटलाइज कितना करेंगे, यहां लगता है 10 लाख। उसके अलावा रिकवरेबल जीएसटी, रिकवरेबल चीजें अपन कभी भी कंसिडर नहीं करते, यहां अपन कुछ भी कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इंप्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन स्टाफ फॉर 3 मंथ्स। अब ये 3 महीने का दिया हुआ है, नीचे देखना पड़ेगा काम कितने समय तक चला है, तो अपन, मैं लिख नहीं रहा हूं, बाद में देखते हैं, बट कैपिटलाइज तो होगा ये। उसके अलावा अदर ओवरहेड डायरेक्टली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, ये भी कैपिटलाइज होता है। उसके अलावा पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स रिलेटिंग टू कंस्ट्रक्शन, तो ये भी कैपिटलाइज होएगा। उसके अलावा डिसमेंटलिंग कॉस्ट ये होएगा, बट एट प्रेजेंट वैल्यू होना चाहिए। चलो एक बार नीचे डेटा देख लेते हैं अभी क्या बोलता है। प्रोडक्शन लाइन टुक 2 months टू गेट रेडी। 2 महीने काम चला है, तो इंप्लॉय कॉस्ट भी आपको सिर्फ 2 महीने का ही कैपिटलाइज करना चाहिए। तो ये जो 1.2 है ये तो 3 महीने का है, हमको 2 महीने का निकालना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल दूं 1.2 इंटू 2 months डिवाइड बाय 3 months, तो आपको मिलेगा चलो 0.80 मिलेगा। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 0.40? जो रिमेनिंग 0.40 है वो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाता है, तो 0.80 आप कैपिटलाइज करोगे, लिख दिया मैंने, तो ये वाला पार्ट हो गया। उसके अलावा द अदर ओवरहेड्स वर इनकर्ड ड्यूरिंग द 2 month पीरियड, वो 2 महीने का ही अदर ओवरहेड्स, दे इंक्लूडेड एन एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ 0.3। एबनॉर्मल खर्चे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते, तो आपको इस 0.90 में से क्या करना पड़ेगा, लेस 0.30 करना पड़ेगा आपको, तो बचेगा कितना, 0.60, ध्यान रखना। उसके बाद पेमेंट टू एक्सटर्नल एडवाइजर्स, ये तो पूरा का पूरा 0.5 आप कैपिटलाइज करोगे। उसके बाद क्या बोला हुआ है, द प्रोडक्शन लाइन हैव अ एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ 8 years।
ठीक है, तो वो 8 years के बाद उनको डिसमेंटल भी करना पड़ेगा, रिक्वायर टू डिसमेंटल द प्लांट। द अमाउंट ऑफ 2 lakhs इंक्लूडेड इन द कॉस्ट एस्टिमेट, वो 8 years के बाद का खर्चा है, बेसिकली एंड ऑफ यूजफुल लाइफ का खर्चा है, उसको तो अपन लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, डीकमिशनिंग वाला खर्चा अपन प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हैं ना, तो कैसे निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू 0.68 से मल्टीप्लाई करके, कितने अच्छे लोग हैं, उन्होंने 8 years के बाद का 5% के हिसाब से दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, तो मैं बोल दूं ये प्रेजेंट वैल्यू पे लेने का मतलब है 2 lakhs इंटू 0.68 आप करोगे बराबर, तो कितना हो जाएगा रे हीरो लोग, तो 2 इंटू 0.68 विच विल गिव मी 1.36, अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा, +10 +0.8 +0.6 +0.5 प्लस लास्ट वाली भी, तो टोटल आएगा 13.26। बट ये कब का अमाउंट है, ये आपके मशीन का जो भी आप बना रहे हो, मशीन या प्रोडक्शन लाइन जो भी बना रहे हो, ये रेडी हुई है 31 मई को, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, इन्होंने बोला है ये चीज ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि रेडी 31 में 12 को हुआ है। ओके सर, ये हमने डेटा निकाल लिया। उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन थी, फॉर अस आफ्टर बीइंग यूज बॉट इनटू यूज प्रोडक्शन लाइन विल रिक्वायर अ मेजर ओवरहाउल, इसका मतलब आपका जो भी डे 1 का अमाउंट आएगा उसमें थोड़ा अमाउंट इंस्पेक्शन के लिए रहेगा, हम याद है कंपोनेंट अकाउंटिंग अप्लाई करते हैं इंस्पेक्शन के लिए, और बाकी आपके प्रोडक्शन लाइन के लिए होगा, ठीक है। इंस्पेक्शन वाली जो ओवरऑल वाला लाइफ है उसका वैल्यू है 3 years, उसकी लाइफ होगी 4, उसकी लाइफ है 4 years और उसकी वैल्यू है 3 lakhs, उसकी वैल्यू कितनी है 3 lakhs, तो मैं बोलूंगा टोटल 13.26 में से 3 lakhs इज फॉर इंस्पेक्शन, उसकी लाइफ है 4 years, और बाकी 10.26 इसकी लाइफ 8 years है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो मैं नीचे लिख दूं, थोड़ा सा जगह नहीं बन रहा है मेरे पास, इसको अपन ऐसे उठा के यहां ले आते और बोलते इसकी लाइफ है 8 years, ठीक है। चलो अब इस पे 3 MCQ थे ना, नो इंपेयरमेंट हेड ऑकर्ड वगैरह, अब आता है 3 MCQ पे, मेरे ख्याल से MCQ नंबर 1 तो था, क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम नीड टू बी कैपिटलाइज, इनमें से कौन सा कैपिटलाइज करोगे, तो एबनॉर्मल खर्चे नहीं होते, रिकवरेबल जीएसटी नहीं होता, डिसमेंटलिंग होता है लेकिन प्रेजेंट वैल्यू पे होता है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है ऑप्शन नंबर 4 में 1.36, अपन ऑलरेडी निकाल दिया, लो भाई मजा आ गया। सर कितने मार्क का आएगा, मुझे लगता है each MCQ 2 मार्क का तो होना चाहिए यार। अब MCQ नंबर 2 वाज बेस्ड ऑन कैश फ्लो, वो अपन ने पढ़ा नहीं है। MCQ 3 वाज बेस्ड ऑन सम लीगल एक्शन, पढ़ा नहीं है। MCQ नंबर 4 प्रोडक्शन लाइन के ऊपर है, क्या बोलता है, कंप्यूट द टोटल अमाउंट टू बी चार्ज टू PNL विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन लाइन एंड बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट कैरिड टू बैलेंस शीट। इस MCQ में 2 अमाउंट पूछा है, एक PNL में कितना जाएगा, सेकंड प्रोविजन जो बनेगा आपका डिसमेंटलिंग का, वो प्रोविजन का अमाउंट क्या रहेगा, बट कब, वो मांगा है आपको 31 मार्च 13 का, ये डे की तरह 1.36 मत बोलना, 1.36 तो अपना 31 मई का वैल्यू है। प्रोविजन जब बनाते हो तो अनवाइंडिंग होती है हर साल, इस साल में आपकी 10 महीने की अनवाइंडिंग भी होगी, बराबर 10 मंथ्स की आप अनवाइंडिंग करोगे, तो कितनी आएगी 10 मंथ्स की अनवाइंडिंग हीरो लोग, तो इट विल बी 1.36 परसेंटेज था 5% इंटू 10/12 करोगे तो आपको अनवाइंडिंग का अमाउंट मिलेगा, तो इट विल बी 1.36, और ये आता है मेरे ख्याल से 1.36 इंटू 5% इंटू 6/2 इंटू 10/12 सॉरी, तो मेरे ख्याल से इट कम्स टू 0.56, अच्छा 0.056, तो टोटल अब करो, इट विल कम टू 1.416 ले लो अप्रोक्स। तो पहला अमाउंट पूछा था PNL में कितना जाएगा, सेकंड पूछा है बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कितना बनेगा, डीकमिशनिंग तो मुझे मिल गया 1.42, अब आप देखोगे तो सेकंड वाले फिगर्स है वो डीकमिशनिंग के फिगर्स है, तो कितना आता है 1.42, ये मैं बताऊं मैं बिना पहला वाला अमाउंट निकाले भी सॉल्व कर सकता हूं, बिकॉज मेरे को सेकंड वाला अमाउंट ऑलरेडी मिल गया है, बराबर, क्योंकि ये 1.42 और कितना रिपीट भी नहीं हो रहा है वैसे, बट फिर भी मैं निकालूंगा पहला वाला, ताकि बाय चांस कल को इन्होंने वो रिपीट कर दिया तो फिर क्या करोगे, आना चाहिए ना PNL में कितना जाएगा वो कैसे मालूम पड़ेगा, ये आना तो चाहिए सर। अब है ना इसमें इस वाले में थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, मैं बताता हूं एम्बिग्विटी किस चीज को लेकर है। PNL में मेरे ये जितना मैंने सॉल्व किया है इसमें से क्या क्या जाएगा, आइडियली PNL में मेरा जो 2 महीने का एक महीने का जो एबनॉर्मल नहीं, 1 महीने का जो इंप्लॉय कॉस्ट है जब कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा था वो जाएगा, अदर ओवरहेड जो है ना 0.30 अबनॉर्मल खर्चा वो भी जाएगा, बट इन्होंने वो नहीं लिया हुआ है, इन्होंने ये 2 आइटम PNL वाले नहीं लिए हुए, तो इन्होंने क्या लिया हुआ है, इन्होंने PNL में सिर्फ 2 चीजें ली है, एक क्योंकि ये 31 मई को रेडी हो गया तो मई से लेकर 31 मार्च तक 10 महीने का जो डेप्रिसिएशन है वो, प्लस जो इस डिसमेंटलिंग वाले खर्चे पे 10 महीने की अनवाइंडिंग करी दो, तो इनके लिए PNL में से 2 ही आइटम है, अनवाइंडिंग और डेप्रिसिएशन, इन्होंने ये 2 चीज नहीं ली, आइडियली आनी चाहिए, इन्होंने कंसिडर नहीं किए, आप देखो मैं प्रूव कर लूंगा आपको ये चीज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल चलो मैं निकाल ही लेता हूं, मेरे पास अनवाइंडिंग का अमाउंट तो है, मैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाल लेता हूं,
चलो क्या आप मुझे हेल्प करोगे डेप्रिसिएशन में फटाफट से? इंस्पेक्शन का अमाउंट वाज 3 लाख, लाइफ वाज 4 इयर्स, तो करो फटाफट 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, बट ये सिर्फ 10 मंथ्स का चाहिए अपने को, 10 मंथ्स का, बिकॉज रेडी हुआ था 31 मई को, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 12, तो आपको आंसर आएगा 0.625 ये डेप्रिसिएशन। सेकंड वाले का 10.26 इंटू 10 डिवाइड बाय 12 इंटू 1 डिवाइड बाय 8, आपको आएगा 1.06875, ठीक है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया, प्लस आप अनवाइंडिंग जोड़ोगे तो टोटल डेप कितना हो गया, प्लस 0.625, टोटल डेप हो गया 1.69375, मैं 1.69 ले लेता हूं, ठीक है। तो चलो पीएनएल वाले खर्चे, पीएनएल के आइटम, एक आएगा डेप्रिसिएशन 1.69, एक आएगा अनवाइंडिंग, अप्रोक्सीमेट करूं तो वो आएगा 0.06 बराबर 1. हाँ तो कितना आएगा, प्लस 0.06, विच विल गिव मी 1.75375 अप्रोक्सीमेटली, 1.75 अप्रोक्स। सबसे नजदीकी आंसर कौन सा, देखो यही है 1.76 वाला। तुम समझ रहे हो, इन्होंने इनके लिए पीएनएल में एबनॉर्मल वाले खर्चे वो कंसिडर नहीं किया है, तो बाय चांस सेम चीज आ जाए तो ध्यान रखना, और कभी ये आंसर रिपीट हुआ तो देखना क्लोजेस्ट आंसर कौन सा है आपके लिए। आई होप आपको समझता है, तो इसका आंसर क्या है, सी। उसके अलावा फिफ्थ एमसीक्यू, कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लाइन कैपिटलाइज इनिशियली ऑन 31 में, 31 में को क्या वैल्यू थी, तो मैंने ऑलरेडी निकाला था 13.26, निकाली थे ना अपन ने, कितनी 13.26, यस। चलो ये लो 3 एमसीक्यू खत्म हो गया आपके। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोलता है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 13 FA प्रोवाइडेड कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ कस्टमर रिगार्डिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू प्रोडक्शन लाइन, ठीक है, अपन ने कंसल्टेंसी वगैरह दी, सिस्टम हैज कॉज्ड द कस्टमर कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स, तो कस्टमर को प्रॉब्लम हुई, उसने अपने पे केस किया, रहेगा, सिंपल सी बात है, और कस्टमर अपने से डैमेज क्लेम किया 1.6 का। अब ये जो क्लेम है इसका मैं प्रोविजन बनाऊं, कंटीजेंट लायबिलिटी बनाऊं, क्या करूं, तो क्या बोलता है सुनो, लीगल डिपार्टमेंट को लगता है कि देयर इज अ 25% चांस दैट क्लेम कैन बी सक्सेसफुली डिफेंडेड, मतलब मेरे जीतने का चांस 25% है, मतलब मेरे हारने का चांस ऑफ लॉस इज 75%। तो अगर आपका मोर देन 50% का ऑब्लिगेशन है तो कहीं ना कहीं ये बन जाता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए आप हमेशा प्रोविजन बनाते हो। अब प्रोविजन कैसे बनाएंगे, तो क्या हम 1.6 इंटू 75% करेंगे, द आंसर इज नो। आप परसेंटेज से तभी मल्टीप्लाई करते हो जब बहुत सारे आउटकम पॉसिबल होते हैं। याद है अपन पढ़ते हैं ये चीज कि व्हेन देयर आर मल्टीपल आउटकम पॉसिबल वी यूज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, जहां हम हर एक आउटकम को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। बट व्हेन देयर इज ओनली वन आउटकम पॉसिबल, या तो भरना है या तो नहीं भरना है, तो वी टेक द मोस्ट लाइकली अमाउंट मेथड। मोस्ट लाइकली में आप कभी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो आप पूरा 1.6 का बनाओगे प्रोविजन, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके लिए एमसीक्यू क्या था, ये एमसीक्यू नंबर 3 था इसको लेकर। व्हाट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड द कंपनी फॉलो, तो सबसे पहले प्रोविजन बनना चाहिए। अब प्रोविजन कितने का बनेगा, तो यहां देखो अगर आप इंटू 75% करोगे भी तो भी आंसर आपका मेरे ख्याल से 1.2 आता है। 1.2 का कोई ऑप्शन है ही नहीं इधर, नियरेस्ट ऑप्शन क्या है, प्रोविजन ऑफ 1.6 शुड बी रिकॉग्नाइज्ड विद द करस्पॉन्डिंग चार्ज टू पीएनएल, सिंपल क्लियर। तो आपका एमसीक्यू नंबर मेरे ख्याल से बी इज द करेक्ट वन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये भी अपना हो गया। अब आ जाओ, और एक थर्ड पार्ट बचा था इसके अंदर, क्या बोलता है, FA as an associate company Flynet Limited following are the information of Flynet for the year ended 31 March 13, ठीक है। तो ये कैश फ्लो का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इससे निकालना क्या अपने को, इसके एमसीक्यू में क्या बोला था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस निकालो। बड़ा सिंपल है यार, सबसे पहले वी स्टार्ट विद नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस। अब इसमें एक ध्यान रखो, जब आप इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करते हो तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का इफेक्ट देना होता है। इसका एक छोटा सा हिंट है, देखो सारे असेट्स का होता है इनवर्स रिलेशन विथ कैश फ्लो। इसका मतलब अगर असेट गिरेगा तो कैश फ्लो बढ़ेगा, सिंपल। अच्छा, और लाइबिलिटीज का होता है डायरेक्ट रिलेशन विथ कैश फ्लो। इसका मतलब अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कैश फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब वो बोलता है डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल, असेट गिर रहा है तो वो बढ़ेगा आपका कैश, इनवर्स रिलेशन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, इनडायरेक्ट मेथड में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को अपन रिवर्स करते हैं, तो ये एक्सपेंस होता है, रिवर्स करने के लिए आपको एड बैक करना पड़ेगा। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, असेट बढ़ रहा है तो ये लेस होएगा। इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, कैश फ्लो बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। उसके अलावा डिक्रीज इन वेजेस पेएबल, लाइबिलिटी गिर रहा है, ये भी गिरेगा। उसके अलावा टैक्स चार्ज फॉर द ईयर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, एक तरीके से आपकी डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इस साल क्रिएट हो रही है, तो कहीं ना कहीं इट इज अ इंक्रीज इन लाइबिलिटी। इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो क्या करना, आपको ऐड करना है। प्रॉफिट फ्रॉम सेल, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, तो इसका इफेक्ट आपको निकालना होता है। प्रॉफिट का इफेक्ट निकालने के लिए आपको लेस करना पड़ेगा इसको। अब इसका आंसर निकालो, तो आप कैलसी पे लो फटाफट से, 120 प्लस 20 प्लस 25 माइनस 10 प्लस 7
-5 + 15 -2, मेरे ख्याल से आंसर कम्स टू 170। अब देखो 170 का ऑप्शन दिख रहा है, क्या दिख रहा है ना सर? ऑप्शन नंबर बी। मजा आ गया सर, ये आपका केस बेस्ड सिनेरियो हो गया। तो केस बेस्ड सिनेरियो से अपन ने क्या सीखा, पहले मैं समराइज कर रहा हूं, उसको सुन लो मेरी बात। हो गया पांचों केस सिनेरियो। सबसे पहली बात, एमसीक्यू पहले पढ़ा करो। सेकंड चीज, जब केस बेस्ड सिनेरियो में 3 अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि तीनों सेम इंडेक्स पे हो, अलग अलग इंडेक्स पे हो सकता है, और वो तीनों इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, और फिर अपने को देखना है कि कौन से किस पे कौन सा वाला एमसीक्यू है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू सॉल्व। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, देखो जैसे पहला वाला पॉइंट था, ये तो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो उन्होंने क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन पूछकर बस को केस स्टडी बेस में फॉर्म किया है ना? तो इसका मतलब, और ये भी बड़ा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था, ये दोनों सिंपल ही थे। कैश फ्लो आते तो ये भी आपसे हो जाएगा। इसका मतलब अपन ने सीखा गया, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है तो वो ऐसे एकदम हाई फाई कुछ नहीं पूछेंगे केस सिनेरियो के अंदर, डरने का जरूरत नहीं है। जो आप बेसिकली क्वेश्चन में कंसेप्ट में पढ़ते हो वही घूम फिर के आने वाला है, और वहां बुद्धि लगा के आपको आंसर मिल भी जाते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलो ठीक है, तो ये आपके 5 पॉइंट कवर हो गए। अब आ जाओ, इसमें एक और केस सिनेरियो है, मुझे मजा आ रहा है केस सिनेरियो करवाने में। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, इसमें भी कितने पॉइंट है देखो, 1 2 3, ओहो 4 पॉइंट है। मजा आ गया सर। तो अभी पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यू पढ़ेंगे। कभी कभी तो एमसीक्यू पढ़ के डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। हाँ देखते हैं, चलो क्या बोलता है। सबसे पहले बोलता है, एट व्हाट अमाउंट एचएसएल शुड कैरी इट्स इन्वेस्टमेंट इन एमएन लिमिटेड इन द सीएफएस। चलो कुछ तो इन्वेस्टमेंट कैरी करने की बात करता है, देखते हैं अपन। उसके बाद क्या बोलता है, हाउ शुड एचएसएल अकाउंट फॉर द ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड वाउचर गिवन टू कस्टमर ऑन सेल। तो कोई तो कैश डिस्काउंट, सेल, ट्रेड डिस्काउंट और वाउचर की बात करता है। आगे, what should be the accounting treatment of directly attributable expense of 2 lakhs incurred in connection with the issue of compulsory convertible debenture। अच्छा, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब सीएफआई होता है। आपको पता है, अगर सीएफआई में आप कभी भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंकर करते हो, तो ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको दोनों में एलोकेट करना पड़ता है। आपको एफएल में भी एलोकेट करना पड़ता है, आपको इक्विटी में एलोकेट करना पड़ता है। आप अगर इसके ऑप्शन देखोगे ना, आप बिना केस पढ़े आंसर निकाल सकते हो। पता है कैसे? ए, बी और डी में कहीं भी एलोकेट करने का बात किया ही नहीं है। सिर्फ सी इज द ओनली ऑप्शन जहां वो बोलता है कि थोड़ा सा हम एलोकेट करेंगे इक्विटी में, बाकी एफएल में जाएगा, और एफएल में इंटरेस्ट के फॉर्म में हल्का हल्का बुक होएगा। तो मैं बिना पढ़े बोल दूं उसका आंसर सी है। तो अपन पढ़ लेंगे, बट आई एम टेलिंग यू एग्जाम में टाइम कैसे सेव करने का। आगे, विथ मोर एक्विजिशन एट द एंड ऑफ द ईयर, एचएसएल हैज इन्वेस्टमेंट इन 2 subsidiaries, 3 associates एंड 1 joint venture। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू अकाउंटिंग ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट इन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके रिगार्डिंग इंडेक्स 27 बात करता है। ठीक है, इंडेक्स 27 पता है क्या बोलता है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को या तो रखो कॉस्ट पे या रखो फेयर वैल्यू पे, बट सेम कैटेगरी पे सेम मेथड लगाना पड़ेगा। सपोज 2 सब्सिडरी है, तो दोनों सब्सिडरी पे या तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू। एक सब्सिडरी पे कॉस्ट, एक पे फेयर वैल्यू नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन सब्सिडरी पे अलग मेथड, एसोसिएट पे अलग मेथड, जॉइंट वेंचर पे अलग मेथड चल सकता है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट है, तो सेम कैटेगरी पे सेम मेथड, ये बोलता है। अब इसमें भी ऐसा ही है, आप बिना केस पढ़े आंसर कर सकते हो। देखो क्या बोलता है, मेजर ऑल एट कॉस्ट नहीं, हैज एन ऑप्शन टू अकाउंट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर यूजिंग इक्विटी। अरे वो तो इक्विटी मेथड तो सीएफएस में फॉलो करते हैं अपन। फॉर ईच इन्वेस्टमेंट मेजर एट कॉस्ट और इन अकॉर्डेंस विद 109, ये थोड़ा बहुत सही लग रहा है, लेकिन has an option to measure all such investment either at cost or in accordance with 109. The option is available for each category of investment separately. मतलब या तो सब्सिडरी पे कॉस्ट फेयर वैल्यू, एसोसिएट के लिए अलग से देख सकते हो कॉस्ट फेयर वैल्यू, जेवी के लिए अलग से देख सकते हो कॉस्ट फेयर वैल्यू। दिस सीम्स टू बी द करेक्ट। ओहो भाई, बिना केस पढ़े 2 आंसर मिल गया, मजा आ गया सर। फिर बोलता है, विद रिस्पेक्ट टू दी एसपीए एंटर्ड बाय एचएसएल, डिटरमाइन द डेट व्हेन एचएसएल गेन कंट्रोल। तो कोई कंट्रोल गेन करने की बात करता है। ठीक है, इसका भी क्या करना है, इसका अपन मीठा मीठा प्यारा प्यारा सोल्यूशन देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली अपने को बात नहीं है। क्या सबको यहां तक क्लियर है क्या? चलो आ जाओ, फटाफट से अपन केस पढ़ लेते हैं। यहां से पॉइंट नंबर 1 से पढ़ना शुरू करते हैं। इट सेज एचएसएल लिमिटेड इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ड्यूरिंग द ईयर, क्या बोलता है, एचएसएल हैज एंटर्ड इनटू मेनी ट्रांजैक्शंस, डिटेल्स आर गिवन बिलो। सबसे पहले, विद द इंटेंशन टू एक्सपैंड, एचएसएल एंटर्ड इनटू अ शेयर परचेज एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर्स ऑफ एफएम लिमिटेड टू परचेज 30% स्टेक। ठीक है, 30% स्टेक है इनके पास, एज एट 1 June 12 एट अ प्राइस ऑफ 30 per share. As per the terms of SPA मतलब शेयर परचेज एग्रीमेंट, HSL has an option to purchase an additional 25% stake ऑन और बिफोर 15 जून। मतलब जिस दिन आप 30% खरीद रहे हो ना, आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप ये 25% और खरीद सकते हो। आप 1 जून से लेकर 15 जून के बीच में ये 25% कभी भी एक्सेस कर सकते हो। अगर आप ये भी खरीद लोगे ना, तो कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। आगे, Similarly, the selling shareholders has an option to sell additional stake in FM Limited on or before 15 जून। तो आप अगर खरीदने का ऑप्शन आपके पास है, तो सामने वाले पार्टी को आपको बेचने का ऑप्शन भी है, वो बोल रहा है। The decisions on relevant activities of FM are made in AGM
A resolution in AGM EGM is passed when more than 50% votes are cast in favor. Okay, तो अब इसको लेकर पता है कौन सा एमसीक्यू था? लास्ट वाला एमसीक्यू था। क्या बोलता है वो? विथ रिस्पेक्ट टू एसपीए एंटर्ड बाय एचएसएल डिटरमाइन द डेट व्हेन एचएसएल गेन कंट्रोल ओवर एफएम। सर कंट्रोल कैसे आया? हमारे पास 30% ही है। अब कंट्रोल का जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन है वो क्या बोलता है? अगर आपके पास कोई पोटेंशियल स्टेक है, मतलब आपके पास आज तो 30% है, उसके अलावा ऑप्शन आपके पास कि फ्यूचर में आप खरीद सकते हो, है ना, तो इसको भी अगर गिनते हुए देखेंगे और आपको लगता है कि आप एक्सेस करोगे तो कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। बट कंट्रोल की डेट क्या होगी? जिस दिन से आपके पास ये ऑप्शन है उस दिन से कंट्रोल की डेट आ जाएगी, बराबर। तो आपके पास ऑप्शन कब से था? ये 15 जून से ऑप्शन नहीं है, 1 जून से लेकर 15 जून तक ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल कब से? दिस इज अवेलेबल फ्रॉम 1 जून। अच्छा, क्या आपको ये कोई खरीदने से रोक सकता है क्या? वो बोलता है अगर आपको एजीएम बुलानी भी है तो 21 दिन लगेगा बुलाने में। तो अगर कोई आज भी एजीएम बुलाएगा तो 21 डेज के बाद एजीएम आएगी और उसके बाद ही आपको रोक सकता है। मतलब इन शॉर्ट आपको आज कोई भी रोक नहीं सकता ये एक्स्ट्रा स्टेक बाय करने से। अगर उनको पॉलिसी वगैरह चेंज करना हुआ, रेजोल्यूशन पास करना हुआ ये चेंज का, तो वो करना चाहे तो भी 21 दिन के बाद ही कर पाएंगे। इसका मतलब अगर आपको लगता है कि आप ये 20% एक्सेस करने वाले हो तो कंट्रोल कब से आ जाएगा आपके पास? आपके पास कंट्रोल जिस दिन ही ऑप्शन है इसी दिन से आ जाता है, 1 जून, बराबर। तो ये अच्छा एमसीक्यू है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1 जून विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूं। आगे फिर बोलता है ड्यूरिंग द ईयर इशूड कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 lakhs। वही ओ जब सीएफआई होता है, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर सीएफआई कैसे हुआ? कंपल्सरी कन्वर्टेबल है तो आपका प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा इक्विटी, इंटरेस्ट पार्ट होगा फाइनेंशियल लायबिलिटी, सीएफआई हो जाएगा। आगे ईच सीसीडी इज कन्वर्टेबल इनटू 5 शेयर्स, इंटरेस्ट पेबल 6%, इनिशियली रिकॉग्नाइज्ड लायबिलिटी कंपोनेंट ऑफ 20.7। कितने अच्छे लोग हैं। टोटल वैल्यू 100 lakhs, उसमें से बता दिया कि एफएल कितना है 20.79, तो इक्विटी कंपोनेंट कितना रहेगा मेरे लोग? बैलेंसिंग फिगर इट विल बी 79.21 आई गेस। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना था? 2 लाख का। इस रेशियो में अपोर्शन कर देना, बराबर। जब अपन ने इसको एमसीक्यू को सॉल्व कर भी लिया था वैसे, क्योंकि आसपास कोई ऑप्शन है भी नहीं इसके, ठीक है, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है। बट आप सॉल्व करोगे आपको सेम आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग गाइस, आई होप इट इज गोइंग गुड। आगे बढ़ जाते हैं। पॉइंट 3, HSL had 40% stake in MN Limited as at 1st Jan 12 of 8 lakhs. Classify the investment as an associate. तो associate को आप अपने CFS में इक्विटी मेथड पे रखते हो, ठीक है। 8 lakhs की कॉस्ट है आपकी। जिस दिन खरीदा उस दिन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू ऑफ प्लांट वाज 3 lakhs एंड 5 lakhs। तो आपकी फेयर वैल्यू 2 लाख से ज्यादा थी। फेयर वैल्यू वाज हाई, दैट इज ओके, बट फेयर वैल्यू की वजह से आता है एक्सेस डेप्रिसिएशन, वो आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से माइनस करते हो, बराबर, अंडर इक्विटी मेथड। तो सपोज आपकी 8 lakhs की इन्वेस्टमेंट थी, अब ये 2 लाख की वजह से मैं कितना माइनस करूंगा देखो जरा। अच्छा, आपने खरीदा कब है? 1 Jan 12 को खरीदा है, तो आपके पोस्ट वाले पीरियड में से 3 महीने आएंगे, जैन फेब मार्च, ठीक है, ओके। तो अभी इसका एक्सेस डेप कैसे निकालेंगे? रिमेनिंग लाइफ 5 years है, ओके। और उसके बाद बोलते हैं प्रॉफिट भी कमाया। चलो प्रॉफिट की बात बाद में करता हूं, पहले ये एक्सेस डेप की बात कर लेता हूं। तो ये जो एक्सेस डेप आप माइनस करोगे, कैसे माइनस करोगे? तो आपका प्रॉफिट एलिमेंट कितना है? इट इज 2 lakhs, बराबर। 2 लाख पे 1 डिवाइड बाय 5, 1 ईयर डिवाइड बाय 5 है, देखो लाइफ 5 साल बाकी है। बट आप पूरे साल का मत निकालना, बिकॉज आपके पोस्ट वाले पीरियड में से 3 महीने आ रहे हैं, तो आप 3 months डिवाइड बाय 12 months भी करोगे, बराबर। तो कितना आ जाएगा हीरो लोग? 2 lakhs इंटू 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, ये आएगा 10,000। बट एसोसिएट वाले केस में हमेशा एक चीज आप भूलोगे, हमेशा भूलोगे, अपने खुद के स्टेक से मल्टीप्लाई करना। जितना आपका हिस्सा है उतना ही काम करते हो इसके अंदर। तो 4,000 आपका एक्सेस डेप आप लेस कर दोगे। उसके अलावा एसोसिएट ने प्रॉफिट कमाया 50,000 का, इसमें अपना हिस्सा रिकॉर्ड करना 40% का। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा? 50,000 का 40%, इट विल गिव यू हाउ मच? 20,000। तो ये आप ऐड करोगे। 31 मार्च को क्या वैल्यू हो जाएगी आपके इन्वेस्टमेंट की एज पर इक्विटी मेथड? 4,000 लेस 20,000 ऐड, बराबर। 8 - 4 + 20 विल गिव यू हाउ मच? 8,16,000। इसको लेकर कोई एमसीक्यू खाता देख लेता है अपन। तो इधर पहला एमसीक्यू ही था कि इन्वेस्टमेंट को कौन से वैल्यू पर रखेंगे? सीएफएस के अंदर 8,16,000 पर रखेंगे। लो, 6th वाला एमसीक्यू हो गया, 8th वाला एमसीक्यू हो गया, और मेरे ख्याल से लास्ट 10th वाला एमसीक्यू हो गया था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे, While selling a car, H provides a trade discount of 1%. Trade discount आप हमेशा selling price से माइनस करते हो। आगे, HSL provides a credit period of 7 days to its customer. However, if upfront payment, then HSL gives a एडिशनल कैश डिस्काउंट of 2%। आप कैश डिस्काउंट देते हो 2%, तो इससे भी आपकी सेल प्राइस कम हो जाती है, बराबर। आपको जितना पैसा मिलेगा वो कम हो जाएगा। अब यहाँ क्रेडिट पीरियड इज ओनली 7 days का, ठीक है। तो कस्टमर 7 days पहले पैसा देता है,
तो आप उसको 2% का क्या डिस्काउंट देते हो। यहां सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाला पॉइंट मत देखना, वो कंपोनेंट का पॉइंट तब देखते हैं अपन जब वो ड्यूरेशन इज मोर देन 1 ईयर, कि 1 साल के बाद पेमेंट करना था, एडवांस में आज पेमेंट कर दिया, तो अपन देखते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है कि नहीं है। बाकी नॉर्मल ट्रेड का डिस्काउंट माइनस कर देना रेवेन्यू के अंदर से। उसके अलावा क्या बोलता है, ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वाउचर वर्थ ₹500, फ्री में आपको वाउचर दिया। वैलिडिटी कितनी है इसकी, 1 ईयर की, विच कैन बी यूज्ड एट एन अपैरल स्टोर। ये डिस्काउंट वाउचर मतलब कैसा है, एक तरीके से आपके लिए 500 रुपए का वाउचर दिया, कभी भी जाना खरीद के ले आना 500 रुपए का कुछ भी आइटम। तो इसको अपन क्या करते हैं नॉर्मली, इसको अपन एक रेवेन्यू का पोर्शन एलोकेट करते हैं, और जितना भी रेवेन्यू इसमें एलोकेट होगा वो आप आज नहीं बुक करोगे, फ्यूचर में बुक करोगे। मतलब इसको, इस वाउचर वाले पार्ट को भी जितना रेवेन्यू एलोकेट होगा वो रेवेन्यू आप आज नहीं बुक करोगे। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको 10,000 रुपया मिला, ठीक है, वाउचर वाले पार्ट को 500 रुपया का सपोज एलोकेशन आया, तो आप क्या करोगे, आज आप रेवेन्यू से 9.5K बुक करोगे। 500 रुपए का रेवेन्यू जब वाउचर रिडीम होगा तब बुक करते हो। तुम समझ रहे हो क्या, तो मतलब इस वाउचर को भी अपन ने रेवेन्यू के अमाउंट से निकाल दिया। तो बेसिकली अब वो पूछता है कैसे अकाउंटिंग करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैट डिस्काउंट, वाउचर की। तो इसका करेक्ट आंसर ये वाला सी वाला, सारा ऑप्शन नहीं पढ़ते, करेक्ट आंसर की बात कर लेते। ट्रेड डिस्काउंट, कैट डिस्काउंट, वैल्यू ऑफ वाउचर शाल बी, सॉरी नो ये सी नहीं, सॉरी ये डी वाला, शाल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेवेन्यू, शाल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रेवेन्यू, दिस इज द करेक्ट आंसर। बराबर ध्यान रखना। तो मैंने इसका लॉजिक भी दिया, रेवेन्यू से क्यों रिड्यूस करना है ध्यान रखना। ओके चलो आगे बढ़ जाओ सर। और कोई पार्ट बाकी है क्या, और कोई एमसीक्यू, और कोई एमसीक्यू? ये तो डायरेक्ट एमसीक्यू ही था फिर नीचे वाला। मैंने कोई पैराग्राफ छोड़ा क्या, एक बार जरा देखने तो मुझे। ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, और मैंने ये भी पढ़ लिया। हाँ मेरे ख्याल से चलो, मतलब एक एमसीक्यू तो था ही डायरेक्ट, ये 9th वाला एमसीक्यू था ही डायरेक्ट, उसको भी अपन ने सॉल्व कर लिया। तो ये भी मेरे 5 एमसीक्यू सॉल्व हो गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, केस बेस्ड सिनेरियो कैसे आएगा ये सब। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आएगा, मतलब देखो नॉर्मली आरटीपी में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो इन्होंने क्या बोला, हमने 5 केस बेस्ड एमसीक्यू पूछ लिए पहले केस सिनेरियो में, और 5 पूछे सेकंड केस सिनेरियो में, तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब से 10 ही क्वेश्चन बचे हैं। हाँ मजा आ गया सर, ठीक है। अब आएगा इंडेस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। मुझे लगता है मेरे किताब का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडेस 103 के अंदर है, ठीक है। नॉर्मली मैं इसको कॉमन पूल में करवाता हूं, जिन्होंने मेरे से क्लास लेके उनको पता है कॉमन पूल क्या है, जिन्होंने नहीं ले रखे कोई बात नहीं, आपको पता रहेगा, क्वेश्चन आपके मॉड्यूल वगैरह में भी होगा, ठीक है। तो ये उसमें आता है। बाय चांस आपने नहीं किया हुआ है तो इसका सोल्यूशन मैंने वैसे डाला हुआ यूट्यूब पे, मैं बताओ एक बार, एक सेकंड देना, बताता हूं मैं आपको किधर है। ये देखो, आप जब मेरे YouTube चैनल पे आओगे ना तो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में दिख रहा है प्लेलिस्ट में आप जाना, और इसमें एक प्लेलिस्ट है FR इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चंस, दिख रहा है आपको ये, इस पे क्लिक करना। इस पे जो सेकंड वाली वीडियो है 103-110 रिक्लासिफिकेशन ऑफ OCR RNR, ये वाली, बराबर ये वाली वीडियो, इस पे देख लेना, इस पे वो क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो आरटीपी में टोटल 2 ऐसे क्वेश्चन है, वो दोनों क्वेश्चन का सोल्यूशन इसी के अंदर है, 110-103। वो सेकंड क्वेश्चन कौन सा बताऊंगा वो भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलो तो ये मतलब आप समझ लो इलस्ट्रेशन यूट्यूब पे भी है, तो यूट्यूब पे भी आप जाके ढूंढ सकते हो, मिल जाएगा 110-103 वाला, ठीक है, ओके। उसके बाद प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ ए सीए आ गया वो। हाँ वो क्या पूछेंगे देखो इसके अंदर, मस्त है ये वाला। तो एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे इसके, और उसका सोल्यूशन भी एकदम भयंकर बड़ा करके देंगे। सर हम याद कैसे करेंगे, टेंशन मत लो, मैंने आपके लिए ना एक बढ़िया समरी प्रिपेयर किया सोल्यूशन का, कि याद कितना रखना है, उसमें से की पॉइंट क्या है। चलो वाह मजा आ गया सर, आओ मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या है, सुनो मेरी बात। क्या बोलता है, अस्त्रा लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, वो ऑपरेट करता है इन डिफेंस एंड फाइबर ऑप्टिक सेक्टर, वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स वगैरह सप्लाई करता है, ठीक है। अब हुआ क्या, आईटी कंपनी सप्लाई करता है, ओके। द सेल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स अस्त्रा टू डिलीवर गुड्स टू आईटी कंपनीज लोकेशन, ओके, डिलीवरी ऑन साइट, डिलीवर करके देना पड़ेगा। पेमेंट टर्म्स आर 30 days आफ्टर द इनवॉइस डेट टू अस्त्रा। अब एक सुपर्णा करके मैडम है, मिस सुपर्णा दास गुप्ता CA हैज रिसेंटली ज्वाइंड अस्त्रा, ठीक है। COO ऑफ अस्त्रा मिस पद्मजा श्रीनिवासन, अब मैकेनिकल इंजीनियर। सबसे पहली बात, एथिकल ड्यूटी वाले केस में अपने को यह देखने का CA वाला बंदा कौन है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसेंटली ज्वाइन किया है, ये सर्विस में है मतलब, ठीक है। आपको पता है ना जब कोई बंदा सर्विस में होता है तो कौन सा पार्ट आता है, मेंबर रहेगा तो कौन सा पार्ट आएगा, बराबर। जब भी मैंने लिख के भी दिया हुआ है, तो जब भी आप सर्विस में रहोगे तो आपको हमेशा पार्ट 2 देखना है, और मेंबर रहोगे तो पार्ट 1 देखना, ठीक है। और मैं बताऊं आपको एक हिंट दूंगा, मैंने क्लास करा था, बताया भी था कि सर्विस वाले केस में उनका एक ही क्लॉज है कोट करने के लिए, तो वो क्लॉज याद करके जाना, और मेंबर वाले केस में उनके बाद 4-5 क्लॉज ही है, 5, 6, 7, 8 वही क्लॉज कोट करते हैं लोग, ध्यान रखना, ठीक है। चलो एनीवेज, अब क्या बोलता है आगे, तो सुपर्णा दास गुप्ता इज अ सर्विस एम्प्लॉय, तो पार्ट 2 आ जाएगा। चलो आगे, CEO ऑफ अस्त्रा मिस पद्मा जी
अब मैकेनिकल इंजीनियर में एमबी हैज वो ज्ञान दिया हुआ है कि इसका वो हार्वर्ड से किया हुआ है, क्या क्या पता नहीं कहां से किया हुआ है, रैंक वैंक आई है, मजा आ गया। आगे अब क्या बोलता है, काम की बात इधर है। अस्त्रा सोल्ड फाइबर ऑप्टिक केबल्स अमाउंटेड टू 2 CR टू इथरनेट बुलेट लिमिटेड। ठीक है, द सर्विस यूनिट ऑफ इथरनेट बुलेट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू फैक्ट्री, दो द गुड्स आर नॉट मूव टू इथरनेट, अस्त्रा रिकॉग्नाइज द सेल फॉर द ईयर। अब अपन ने ऊपर एक चीज पढ़ी थी कि नॉर्मली इनको डिलीवरी करके देनी पड़ती है कस्टमर को, तो नॉर्मली इनका मैं ऐसा मानता हूं कि पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि डिलीवरी के बाद इनको रेवेन्यू बुक करना चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने बाजू वाले मतलब बाजू में लोकेलिटी में एक फैक्ट्री थी इथरनेट, इनको माल बेचा लेकिन डिलीवरी नहीं किया, तो आइडियली रेवेन्यू नहीं बुक करना चाहिए। देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि डिलीवरी नहीं हुआ तो रेवेन्यू नहीं बुक करे, नॉर्मली ऐसे केस भी होता है जहां डिलीवरी नहीं हुआ फिर भी रेवेन्यू बुक कर सकता है, बट यहां अगर आप इनिशियल लाइंस पढ़ोगे तो देख के लग रहा है कि डिलीवरी पे रेवेन्यू बुक करना चाहिए। आगे देखते हैं अभी क्या बोलता है। ठीक है, तो अब दो द गुड्स वर नॉट मूव्ड टू इथरनेट बुलेट, अस्त्रा रिकॉग्नाइज द सेल फॉर द ईयर। ओहो सेल बुक कर लिया भाई साहब। आगे बेस्ड ऑन द कंटेंशन दैट सर्विस यूनिट इज एडजेसेंट एंड हेंस द ट्रांसफर कैन हैपन विद इन मिनट्स। बोलता है अरे बाजू में ही तो है, चाहो तो 2 मिनट में डिलीवर कर दूंगा, ब्लिंकिट है क्या तो कर दो, किया क्यों नहीं फिर, जब इतना ही नजदीक था तो कर देता डिलीवर। अब देखो मजा, एनुअल रिजल्ट्स आर ड्यू फॉर बोर्ड अप्रूवल, ओके, एंड रिक्वायर साइन ऑफ मिसेस सुपर्णा दासगुप्ता। तो ये जो एनुअल स्टेटमेंट्स है इसमें सीए का साइन चाहिए। ठीक है, अब क्या देखो मजा, सुपर्णा दासगुप्ता has been given a 40% increment on joining. Okay, she is also given perquisites. Also she has stated that she cannot afford to lose the job. Okay, तो भाई सुपर्णा बड़ी धर्म संकट में है। अब पद्मजा श्रीनिवासन क्या बोलती है मैडम, has communicated to सुपर्णा that many more benefits will accrue if she agrees to present the numbers without any modification. अब देखो जानबूझ के ये सब चीजें बोले जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, तुमने चोरी की तभी तो तुम इतना सब बोल रहे हो कि अरे कर देगा तो और बेनिफिट है। हाँ आगे, she has also said that company would not hesitate to replace सुपर्णा दासगुप्ता should she disagree with the contention above। मतलब साइन नहीं किया तो निकाल भी, देखो ऐसे बोल रहे आपको इतना सब बेनिफिट देंगे, साइन कर दो और बेनिफिट देंगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं, लाइन में और भी है एम्प्लॉइज हमारे पास, डरा रहे तुमको। बोलता है रिक्वायर्ड डिस्कस द पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट विच आर अराइजिंग इन द अबव सिनेरियो। अब जब आप अपना सोल्यूशन देखोगे आरटीपी के अंदर बहुत बड़ा सोल्यूशन दिया हुआ है, मैंने कोशिश किया है मैं आपको समराइज करके दूं, आप इसी फॉर्मेट में एग्जाम में भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या दिक्कत है वो बताना, कौन से इंडेक्स के रेफरेंस में आप दोगे, इंडेक्स 115 वही रेवेन्यू की बात करता है, तो 115 में एज पर 115 नाम नंबर बताना और बोलना सेल बुक नहीं होना चाहिए बिकॉज डिलीवरी पेंडिंग है। ठीक है, और ये जो कंटेंशन वो दे रहा है ना कि बाजू में ये कभी भी डिलीवर कर देंगे, 2 मिनट में डिलीवर कर देंगे, डजंट मैटर, इट इज ऑफ नो यूज। ओके, अब क्योंकि इन्होंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत किया तो अकाउंटिंग में क्या फॉल्ट है, आपका रेवेन्यू ज्यादा बुक हुआ रहेगा और इन्वेंट्री आपकी कम बुक हुई रहेगी, बिकॉज आप रेवेन्यू बुक कर चुके हो ना, तो रेवेन्यू आपका इन्फ्लेट हो गया, इन्वेंट्री आपकी कम बुक हुई है, तो ये गलती हो गई आपसे। अब इसमें एथिकल इशू क्या है, एक तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्यों, एक तो आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको फेवरेबल रेवेन्यू देना है, लेकिन एक तरफ आपके ऊपर ड्यूटी भी तो है कि आप इस कंपनी के एफएस साइन करोगे तो स्टेक होल्डर के समेत आपकी ड्यूटी है। एक तरफ आपका पर्सनल फायदा, दूसरी तरफ दूसरों का स्टेक होल्डर्स का ड्यूटी, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो गया, ये एथिकल इशू हो गया। सेकंड, अगर आप ये साइन करते हो अनजाने में भी, बोलते हो अरे मुझे पता ही नहीं था, तो कॉम्पिटेंस नहीं आपके अंदर, एब्सेंस ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ये दो चीज। ठीक है, अब अप्रोप्रिएट एक्शन क्या होना चाहिए, सुपर्णा दासगुप्ता क्या कर सकती है, तो बोलने का सबसे पहले शी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग द ट्रूथ, शी शुड पुट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी फर्स्ट, अवॉइड मिस रिप्रेजेंटेशन एंड अवॉइड अंडर इन्फ्लुएंस, किसी के दबाव में मत आओ, एंड शी शुड नॉट साइन एफएस कंटेनिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, उनको पहले बोलना चाहिए कि या तो सही करो तो ही साइन करेंगे, नहीं कर रहे तो यू कैन ऑब्टेन सम लीगल एडवाइस वगैरह, या फिर आपको फिर लास्ट में जाके छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, अब इसमें अगर आप कर भी दोगे साइन तो कौन सा मिसकंडक्ट आएगा, क्लॉज 1 पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल का, इन लोग क्लॉज 1 ही कोट करते हैं इन केस ऑफ सर्विस, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड शेड्यूल का, तो मैंने ये जितना भी इन्होंने आईसीएन आंसर किया उसका समराइजेशन देने का ट्राई किया है। आई होप दिस इज हेल्पफुल, और ये हेल्पफुल है इसी बात पे सब्सक्राइब के बिना यहां तक देखा हुआ है ना, वरना ना वो करो, और लाइक टक एक ही बार दबाना लाइक। हाँ चलो, और ये मैं डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा या आपको वहां से मिल जाएगा, तो आपके लिए देखो मैंने ये चैप्टर बड़ा आसान किया हुआ है ये एथिक्स एंड वाला, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है किस फॉर्मेट में आंसर करना, इतना डिफिकल्ट नहीं है वो। ठीक है, ध्यान रखना, आगे बढ़ जाओ आगे बढ़ जाओ सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 12 हो गया। ठीक है,
उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 इनकम टैक्सेस, ये सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है। ये ना नए सिलेबस में आईसीएआई ने ऐड किया था इलस्ट्रेशन 1A 1B 1C के नाम से मॉड्यूल के अंदर। मेरे किताब में इट इज 20A 20B 20C के नाम से, ठीक है। तो इन्होंने ऑफकोर्स तीनों पार्ट नहीं पूछा हुआ है इसके अंदर, सिर्फ बी और सी वाला पार्ट पूछा हुआ है, सेम है लेकिन कोई भी नया एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। तो नो नीड टू डिस्कस इट अगेन, आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 14 बोरिंग कॉस्ट, ठीक है। अब बोरिंग कॉस्ट में क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आई विल लाइक टू, देखो दो केस सिनारियो, वो एलडीआर थे दोनों के दोनों। उसके अलावा जो 103 का क्वेश्चन है, भले ही वो मॉड्यूल का है फिर भी वो एलडीआर है, ठीक है। एथिक्स वाला अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर है। वो इंडेक्स 12 भी मैं बोलो सब एलडीआर है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मुझे काफी बच्चे पूछते थे एलडीआर बताओ इसके अंदर, सब इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या बोलता है सुनो, PQR Limited is engaged in the tourism business in India. The company has planned to construct a holiday resort. Wow. A qualifying asset. Qualifying asset मतलब कौन सा इंडेक्स आने वाला है भाई साहब, इंडेक्स 23 बोरिंग कॉस्ट आने वाला है, ठीक है, एट शिमला। शिमला में हॉलीडे रिसोर्ट सर, ए हे आगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैज बीन मेट आउट ऑफ बोरोड फंड्स ऑफ 100 lakhs। तो फंड्स बोरो करेंगे 12% पे, तो आपने बोरो तो कर लिया आज, 40 lakhs का डिसबर्समेंट आज आपको मिल गया 1 अप्रैल 12 को, एंड द बैलेंस 60 lakhs वर डिसबर्स्ड ऑन 1 जून। ओके, 40 lakhs का डिसबर्समेंट आज हो गया, बैलेंस 60 लाख डिसबर्समेंट जून में होगा। ओके, साइट प्लानिंग वर्क कमेंस्ड ऑन 1 जून। अब है ना, आपको एक बात सिखाता हूं, ये भले स्पेसिफिक बोरिंग है लेकिन स्पेसिफिक बोरिंग में भी कैपिटलाइजेशन कब शुरू होएगा, जब वो 3 कंडीशन मीट करेगा, ठीक है। मतलब कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करने की 3 कंडीशन है। सबसे पहला, आपको बोरिंग लेना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड, आपकी बोरिंग कॉस्ट इंकर होना शुरू हो जाना चाहिए। थर्ड, आपका जो काम है काम भी शुरू हो जाना चाहिए। अब काम में से फिजिकल वर्क नहीं आता है, प्लानिंग वर्क भी आ जाता है। तो जिस दिन ये तीनों काम होएगा ना, उस दिन से कैपिटलाइजेशन बिगिन करना। बोलता है साइट वर्क कमेंस्ड ऑन 1 जून, सिंस द चीफ इंजीनियर ऑफ द प्रोजेक्ट वाज ऑन मेडिकल लीव, द कंपनी कमेंस्ड द फिजिकल कंस्ट्रक्शन ऑन 1 जुलाई। देखो फिजिकल वर्क कब चालू हुआ फर्क नहीं पड़ता, साइट प्लानिंग भी काम में ही गिना जाता है। तो हम 1 जून से क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे। फिर क्या हुआ, बोलता है 1 जून से चालू हुआ, वर्क कंटिन्यू टिल 30 सितंबर। तो कितने महीने काम चला, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने काम चला, ठीक है। देयर आफ्टर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज आर स्टॉप ड्यू टू लैंडस्लाइड ऑन द रोड विच लीड्स टू कंस्ट्रक्शन साइट। काम रुका हुआ था, फिर रोड ब्लॉकेज वगैरह 31 दिसंबर में क्लियर किया, फिर उसके बाद रिज्यूम की एक्टिविटी वापस जैन और चला 20 फेब तक। मतलब 4 महीना पहले चला, फिर काम रुका हुआ था, फिर 2 महीना बीच में चला, मतलब टोटल काम 6 महीने चला है। फिर डेट ऑफ ओपनिंग हैज बीन शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 मार्च बट अनफॉर्चुनेटली द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गेव परमिशन फॉर ओपनिंग ऑन 16 मार्च। काम खत्म हो गया था लेकिन वो प्लेस वगैरह कब खुली, 16 मार्च को खुली, ठीक है। आगे देखते हैं, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिसोर्ट व्हेन। अब यहां आता है खेल, ये इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड इज नॉट कॉमन इन शिमला एंड डिले इन अप्रूवल इज अ माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। अब होता क्या, सुनना, अपन कैपिटलाइजेशन के अंदर एक और चीज डिस्कस करते हैं, सस्पेंशन। कभी कभी अगर कोई एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट में, तो उस समय आप जो इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन है वो स्टॉप कर देते हो, है ना। अब अगर ये एक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब जैसे अपने यहां लैंडस्लाइड की वजह से काम रुका हुआ था, ठीक है, अभी अगर अबनॉर्मल रीजन है, मतलब ये हर बार नहीं होता है, पहली बार हुआ है, आप अबनॉर्मल चीज है, तो आपको कैपिटलाइजेशन स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा बोलो कि लैंडस्लाइड तो होते रहता है, इट इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, तो फिर आप स्टॉप नहीं करते कैपिटलाइजेशन को, फिर आप उस समय भी कंटिन्यू करते हो कैपिटलाइजेशन। बट यहां पहले पार्ट में क्या बोला है, लैंडस्लाइड इज नॉट कॉमन, मतलब ये एबनॉर्मल चीज हुई है, इसमें आप सस्पेंड करोगे इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन। तो इसलिए अपन ने सिर्फ पहले के 4 महीने लिए, बीच का समय नहीं लिया, और 2 ही महीने लिया अपन ने। आगे क्या बोलता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिन ऑफिसर इज, अच्छा, डिले इन अप्रूवल फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इज मोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क लेफ्ट ओवर। मतलब ये जो आपका अप्रूवल 16 मार्च को आया है, 20 फेब को रेडी होने के बाद भी 15 दिन लेट अप्रूवल आया, इट इज ओके। मतलब ये छोटा मोटा काम है, इसको आप एम्फेसिस देते नहीं हो। तो बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि आप, ये आता है लास्ट पार्ट में, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। आप कैपिटलाइज स्टॉप कब करते हो, जब आपका मेजोरिटी काम हो चुका है। अब वो बोलते हैं छोटा मोटा काम बाकी है, तो इसको आप गिनोगे नहीं, आप मानोगे 20 तक कोई काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब पहले वाले केस में आप 4 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स, टोटल 6 महीने कैपिटलाइज करोगे। अब कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, निकालू, 100 लाख का लोन था, इंटू 12% इंटू 6 मंथ्स डिवाइड बाय 12 मंथ्स, तो आएगा आपका 6 लाख रुपया। अब सेकंड वाले पार्ट में मजा आएगा। लैंडस्लाइड इज कॉमन इन शिमला, अगर कॉमन है तो इट इज नेसेसरी पार्ट ऑफ योर वर्क, एंड डिले इन अप्रूवल
इज अ मेजर वर्क। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि 20 फेब तक काम हो गया तो हो गया, नहीं नहीं, अप्रूवल आना भी बहुत बड़ा काम है। तो इस केस में, सेकंड वाले केस में, फिर आपका चालू होता है 1 जून से, आप बीच में कोई सस्पेंशन करोगे नहीं, एंड यू विल कंटिन्यू टिल 16 मार्च, और यू कैन से, अच्छा 16 मार्च तक कंटिन्यू करोगे, 13 तक। मतलब कितने महीने हो गए? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च का आधा, तो 9.5 मंथ्स हो गए। तो सेकंड वाले केस में आप 9.5 मंथ्स कैपिटलाइज करोगे। कैन आई से दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी? ऑफ कोर्स इट इज, इंडीड इट इज। तो आएगा 9.5 lakhs। तो पहले वाले केस में आप 6 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे, सेकंड वाले केस में आप 9.5 लाख का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करोगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, गुड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पार्ट, इंडेस 10 एंड इंडेस 109। ये नया क्वेश्चन है, ठीक है, आई फील इट इज अ न्यू क्वेश्चन। तो मतलब ऐसा मत बोलना इसका रेलिवेंट कंसेप्ट किधर है, वो मर्ज करके एक नया क्वेश्चन बनाया गया है, तो इसका कंसेप्ट अपन यही पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं सुनो। कंपनी हैज मेड अ सेल्स ऑफ 60 lakhs ऑन 31st December। नॉर्मल क्रेडिट इज 1 month, हाउएवर समटाइम्स इट गोज अप टू 2 months। ठीक है, तो सेल किया 31st December को, 2 महीना क्रेडिट दिया आपने, तो 20th तक पैसा आना चाहिए। लेकिन पैसा कब तक नहीं आया? पैसा नहीं आया 31st March 13 तक। ऑन 15th April 13, सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी बिकेम अवेयर दैट द कस्टमर इज पासिंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस। अब है ना, सुनना हुआ क्या, फेब तक आना चाहिए था, पैसा नहीं आया, मार्च तक भी नहीं आया, अप्रैल में सेल्स डिपार्टमेंट बिकेम अवेयर दैट कस्टमर इज पासिंग थ्रू क्राइसिस। अब आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं इंडेस 10 का रेफरेंस है, तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग देखना पड़ता है। अब आप बोलोगे सर कस्टमर पैसा नहीं देगा, इसके बारे में तो हमको 15 अप्रैल को मालूम पड़ा, तो नॉन एडजस्टिंग हो गया, इसकी कोई कंडीशन थी नहीं पहले। ऐसा मत बोलना, क्यों? 15 अप्रैल को आपको मालूम पड़ा है, ये फाइनेंशियल क्राइसिस में पहले से ही था। यू बिकेम अवेयर ऑन 15 अप्रैल। सर ये पहले से कैसे था? अगर नहीं होता तो 28 फेब तक ही दे देता ना पैसा। तुम समझ रहे हो क्या? तो दिस अकाउंट्स फॉर एन एडजस्टिंग इवेंट। ऐसा सिमिलर चीज मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूं कि सपोज आपको कोई रॉकी सरफेस मिला, रॉकी सरफेस था पहले से, मिला आपको बाद में, है ना, तो ये एडजस्टिंग ही होता है। चोरी पहले हो गई थी, चोरी के बारे में मालूम आपको बाद में पड़ा, एडजस्टिंग ही होता है। समझ रहे हो? ध्यान रखना। अब एडजस्टिंग है तो मैं क्या करूं? आगे पढ़ते। द कंपनी हैज अग्रीड टू अलाउ द कस्टमर टू सेटल द डेट बाय 31st March 14। 1 साल का आपने और मोहलत दे दिया उसको, बोला अभी 13 तो हो गया, अभी 14 में तू भरना, कोई बात नहीं। तो 1 साल आप समय दे रहे हो उसको, आ गया तो आपको कोई प्रोविजन वगैरह बनाना पड़ेगा ना कस्टमर को लेकर, ठीक है। द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 9% कैन बी रिसीव्ड अगेंस्ट एनी मनी लेंट आउट, येट इट अलाउड द कस्टमर एन इंटरेस्ट फ्री पेमेंट पीरियड। अब इधर ही गेम हो गया, इसकी वजह से ना इंडेस 109 पिक्चर में आ जाता है। सुनना मेरी बात, ये आपके लिए बेसिकली इट इज अ ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल एक तरीके से आपके लिए होता है फाइनेंशियल असेट एज पर इंडेस 109, ठीक है। जब आप इस ट्रेड रिसीवेबल पे, क्योंकि पैसा भी तुरंत नहीं आएगा, तो आपको बनाना होता है इसके ऊपर प्रोविजन। तो इसका प्रोविजन का एंट्री क्या होता है? आप बोलते हो बेसिकली एक्सपेंस टू प्रोविजन या बैड डेट टू प्रोविजन वगैरह। ये पता है, ये जो एक्सपेंस होता है बेसिकली इज नथिंग बट इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंडेस 109। अरे जब ट्रेड रिसीवेबल 109 में कवर्ड है, तो उसका प्रोविजन भी कवर कहां होगा? 109 के अंदर। बस आपको ये एक्सपेंस और प्रोविजन का अमाउंट निकालना। एक्सपेंस को अपन प्यार से इंपेयरमेंट लॉस बोलेंगे। तो अब कैसे निकालूंगा सर? जो चीज आपको पैसा आज मिलना चाहिए था 1 साल के बाद मिल रहा है, तो इस पैसे का आप निकालो प्रेजेंट वैल्यू, है ना। तो आप बोलोगे 60 lakhs डिवाइड बाय 1.09 बराबर, तो आप बोलोगे 60 lakhs डिवाइड बाय 1.09, तो इसका आएगा प्रेजेंट वैल्यू 55,04,587 बराबर। तो कहीं ना कहीं इस, ये जो पैसा आपको मिलेगा 60 lakhs 1 साल के बाद मिलेगा, इसकी आज इतनी ही वर्थ है, तो आपके लिए इंपेयरमेंट लॉस है। जो प्रोविजन एक्सपेंस बनेगा वो डिफरेंस बिटवीन 60 lakhs एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू, ये बनेगा। तो आपके इंपेयरमेंट लॉस एज पर इंडेस 109 का अमाउंट क्या रहेगा? 60 lakhs माइनस 55,04,587, तो मैं बोल दूं -60, तो आएगा मेरे ख्याल से 495,413, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 495,413। प्लीज लिख के रख लो इसको भाई। क्लियर है वाला पार्ट? क्या सर ये नया, ये तो कुछ गजब ही था सर, अजब ही गजब था। पूछा क्या? डिटरमाइन द अमाउंट टू बी शोन एज ट्रेड रिसीवेबल। एज ट्रेड रिसीवेबल अपन 31st मार्च को इतना ही दिखाएंगे, और क्योंकि एडजस्टिंग इवेंट है तो ये लॉस अपन इस साल में बुक करेंगे फॉर द ईयर इन 31st March 13। ऐसा तो ज्ञान देके आ सकता है ऑफकोर्स इन योर ओन वर्ड्स, बट माई मोटिव वॉज टू टेल यू द क्रक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलो आगे। इंडेस टू इन्वेंट्रीज,
मजेदार, क्या बोलता है? बी लिमिटेड हैज वैल्यूड इट्स स्टॉक हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज फ्री आइटम्स क्लेम बाय कस्टमर्स एट जीरो। होता क्या है, ये ना कस्टमर को फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं। जैसे मैं सपोज ऐसा मैंने किताब वगैरह छपवा ली अपनी एफआर की, और मैंने बोला चलो तुमको फ्री में दूंगा हार्ड कॉपी वगैरह ऐसा। तो अब मेरे लिए इसकी वैल्यू क्या हुई, मेरे को इसके ये दे के तुमको कुछ पैसा मिलने वाला तो है नहीं, तो इसने इन सारे स्टॉक को जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले उसको जीरो पे वैल्यू कर रखा है। आगे, कस्टमर हैव अ राइट टू क्लेम द राइट फ्री आइटम विद इन 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इफ द टाइम लिमिट ऑफ 14 days एक्सीड्स द क्लेम इज फॉरगॉन बाय द कस्टमर। इसका मतलब सपोज मैंने आपको बोला कि आपको अगर फ्री बुक क्लेम करनी है ना, 14 डेज के अंदर वेबसाइट पे जाओ, स्कैन करो, रजिस्टर करो, बुक मिल जाएगी। तो 14 डेज में रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। आगे, टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, नहीं मिलेगा फिर। मेजॉरिटी ऑफ द फ्री आइटम्स रिक्वायर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द कॉन्टेस्ट कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव ब्रांड विच नीड्स टू बी डन टू बाय द बायर्स विद इन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। तो आपको ये क्लेम करने के लिए 3 दिन के अंदर रजिस्टर भी करना पड़ता है। तो 3 दिन में रजिस्टर करो, फिर 14 दिन के अंदर क्लेम भी कर लो उसको। आगे, आउट ऑफ इट फ्यू आइटम्स अंडर दिस कैटेगरी वर फाउंड डैमेज्ड। अब एक तो फ्री का माल, फ्री के माल में भी डैमेज आ गया बराबर, द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ सच आइटम्स वुड बी 2,50,000 फॉर एग्जाम्पल। अब इसका मतलब क्या, सपोज मैंने आपने जो भी स्कैन वगैरह किया, अब आई एम लाइबल टू गिव यू द बुक्स फ्री में। अब वो जो बुक्स फ्री में देनी उसमें भी डैमेज निकल के आ गया, तो मेरे को उसके बदले नया बुक छपवा के देना पड़ेगा ना आपको। तो उसका खर्चा कितना है, 2,50,000। तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह, ये बोला हिसाब हो गया बराबर। एक तो वैल्यू जीरो। अब मुझे क्या ये लॉस को आज बुक करना चाहिए क्या? डिटरमाइन वेदर द एंटिटी हैज टू बुक द लॉस ऑफ इन्वेंट्री और प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट नीड टू बी गिवन एज फ्री आइटम्स। तो देखो इसमें ना इन्होंने 2 एस्पेक्ट में आंसर किया है। सबसे पहले, अगर कोई कस्टमर ने सपोज 14 डेज में फॉर्म वगैरह नहीं भरा, क्लेम वगैरह नहीं लाया है ना, तो आपको कुछ बुक करने का जरूरत नहीं, बिकॉज देन यू आर नॉट लाइबल टू गिव द फ्री गुड्स। बट अगर कस्टमर 14 दिन में फॉर्म भर देते, 3 दिन में रजिस्टर कर देते है ना, तो उस केस में यू आर लाइबल टू गिव देम द फ्री सैंपल्स या फ्री जो भी गुडीज वगैरह है। तो उस केस में आपको ये लॉस का अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं एक बार इसका सोल्यूशन एज पर आईसीए। आ जाओ, किधर गया रे, किधर गया, ये रहा, देखो क्या बोलते हैं। Ind AS 2 deals with the write-off of value of inventory. The stock of free items is valued at zero. The question of loss of inventory does not arise as the claim of free stock is subject to various conditions like claim within 14 days or registration within 3 days. However, provision is to be made for the goods to be distributed in case claims from customers are received. अगर कस्टमर ने भर दिया 14 दिन के अंदर तो आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन। Since the customer can claim the free items within 14 days, hence provision of 2,50,000 is to be made for. ऐसा ठीक है। तो आपको वैसे 2 एस्पेक्ट में आंसर करना है। बड़ा सिंपल था, इतना कुछ था नहीं, अच्छा था, लेकिन न्यू क्वेश्चन था, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं सर। उसके अलावा है आपका Ind AS 7 का क्वेश्चन। Again, it is a very simple and a similar question to what is already there in your question bank. But I would still request Ind AS 7 being a practical Ind AS, आपको है ना इसको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। प्लीज प्रैक्टिस वंस, इवन इफ इट इज सिंपल, इवन इफ इट इज सेम, प्लीज प्रैक्टिस वंस, रिक्वेस्ट, प्रैक्टिस जरूर करना। बट है ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है, कुछ नया मतलब कोई नया एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, तो देयर इज नो पॉइंट इन वेस्टिंग टाइम। 115 अगेन सेम क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल, सेम क्वेश्चन, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू इन दिस, ये सेम। अच्छा, होता क्या बेसिकली, जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो जैसे मैंने घर खरीदा, तो घर के बाहर जो कॉमन एरिया है, अब वो कॉमन एरिया मतलब जहां अपन जूते चप्पल रखते हैं ना बीच में, वो क्या बोलते हैं उसको, लॉबी। तो लॉबी एरिया भी आपको थोड़ा बहुत आपको बिलोंग करती है वो लॉबी एरिया भी। तो वो लॉबी एरिया को मैं एक सेपरेट परचेज और मेरे घर को सेपरेट मानू, सेपरेट पीओ मानू दोनों को, कि सिंगल पीओ मानू, वो बोलता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मतलब आधे आंसर तो इन्होंने बोला डिपेंड्स, एनालाइज करना पड़ेगा तो वैसे। बट इस केस में तो वो एक सिंगल पीओ है ना, घर के साथ ही कॉमन एरिया मिलता है, अलग से तो मिलता नहीं कॉमन एरिया ऐसा। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन है, तो पढ़ लेना एक बार। अरे प्लीज डोंट स्किप, प्लीज एटलीस्ट रीड वंस, ध्यान रखना। फिर Ind AS 110, आपको पता है मैंने आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई थी अभी, मैंने बोला था एक क्वेश्चन 103 का है, एक क्वेश्चन 110 का भी है। मेरे ख्याल से ये इलस्ट्रेशन नंबर 71 है मेरे किताब का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 70s के अराउंड ही है, 71 है, 71 या 72 के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, है ना। सेम क्वेश्चन है मॉड्यूल का, मैं ऐसा लिखता हूँ, सेम क्वेश्चन इन Ind AS 110। ये इसको भी मैं कॉमन पुल बोलता हूँ मेरे क्लास के अंदर। कॉमन पुल मतलब वो क्वेश्चन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल Ind AS। तो वो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट दिखाई थी ना, 103 110 का एक ट्रिकी क्वेश्चन वाला 20 मिनट का वीडियो था, उसमें मैंने वो 103 का भी करवाया और ये क्वेश्चन भी करवाया, वो एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन कवर्ड है, तो देख लेना भाई। अरे नहीं याद किया, दिखाया था ना आपको, किधर गया वो, समझ गया ना तुम, दिखाया था अभी, वो आ नहीं रहा, वो किधर गया।
समझ गए ना? हाँ ठीक है, समझ गए सर, समझ गए। अब आखिरी क्वेश्चन, क्या बात करो सर, आखिरी क्वेश्चन, हाँ आखिरी क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा आरटीपी। क्या बोलता है सुनो, 102 का है। मैं आपको बताऊं ये बेसिकली क्या है। एसबीपी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन ना 110 का, ये एलडीआर, सब एलडीआर है इसमें, सब एलडीआर है, सब करना। हाँ सुनो, ये क्या है, एसबीपी विथ, नॉर्मली अपन देते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट विद इंप्लॉइज, यहाँ है विद नॉन इंप्लॉइज। नॉन एम्प्लॉय में क्या होता है, आपको गुड सर्विस मिलती है ना, और आप बदले में शेयर देते हो। तो यहाँ आपको बेसिकली मशीन आ रही है, यू आर रिसीविंग अ मशीन, है ना, और बदले में आप देने वाले शेयर्स, टू इक्विटी शेयर्स देने वाले, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बार्टर, बट क्योंकि बार्टर में आप शेयर्स दोगे तो ये 102 के अंदर फॉल कर जाता है। अब द क्वेश्चन है, जब आप मशीन को रिकॉर्ड करोगे तो आप मशीन को कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे, तो इसमें प्रेफरेंस है। फर्स्ट प्रेफरेंस 102 क्या बोलता है, आप देते हो हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप देते हो सेकेंड प्रेफरेंस टू फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स गिवन अप, टू शेयर्स गिवन अप, बराबर। अब देखते हैं, अब पढ़ते क्या बोलता है। फैशन लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद द आरएफडी लिमिटेड ऑन 10th August 12, ओके ठीक है, फॉर परचेजिंग मशीन। एग्रीमेंट क्या 10th August को। द एग्रीमेंट हैज क्लॉज दैट FIL will settle the consideration of machine by issuing its own share। जैसे मैंने बोला ये 102 में इसलिए आ गया। FIL agreed to the clause and the order was confirmed। Very good। Machine was supplied वाइड इनवॉइस डेटेड 25th October एंड डिलीवर्ड। अच्छा, सप्लाई कभी किया, इनवॉइस 25 तारीख, डिलीवर हुआ 1 November को। नॉर्मली डिलीवरी के दिन ही सेल बुक होता है, ठीक है। अग्रीड परचेज कंसिडरेशन वाज 1,50,000 एंड द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन सप्लाइड वाज 1,60,000। मतलब ये 1,50,000 कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको। मैंने क्या बोला, पहला प्रेफरेंस दोगे फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिसीव्ड। मशीन आई है, मशीन का फेयर वैल्यू कितना है 160, तो आप मशीन को रिकॉर्ड करोगे 160 लाख के ऊपर। यहां करोगे इक्विटी शेयर, जितना भी फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू में जाएगा, बाकी जो भी एक्सेस है वो प्रीमियम में जाएगा। आपको बोला हुआ है कि एज अग्रीड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹100, तो 1 लाख इंटू 100 दैट इज 100 लाख आपका बनेगा इक्विटी शेयर, और बाकी बनेगा प्रीमियम 60 लाख रुपीज का, ध्यान रखना ऐसा होता है। अब पूछा क्या, एंट्री वगैरह पूछी तो देना एंट्री, वरना मत देना। पूछा क्या देखो, एज पर इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट व्हाट शुड बी द प्राइस एंड डेट फॉर रिकॉर्डिंग मशीन परचेज फ्रॉम आरएफडी। प्राइस क्या रहेगा, तो बोलने का 160 लाख। डेट क्या रहेगा, तो मैंने क्या बताया, नॉर्मली सेल डिलीवरी के दिन पे होता है, तो 1 November। खत्म कहानी, हो गया, आरटीपी ओवर। क्या बात कर रहे हो सर, हो गया सर, मजा आ गया। आई होप आपको मजा आया रहेगा, ठीक है। और इसमें सबसे स्पेसिफिकली वो जो प्रोफेशनल एथिक्स वाला पार्ट था वो भी अच्छा था, ठीक है। तो केस नारो किया, एथिक्स वाला किया, जो भी इन्होंने पूछा वो सब किया। तो आई होप दिस वाज अ गुड हेल्पफुल वीडियो। कोशिश किया है कि आपका मैं टाइम सेव करूं, डिटेल में करूं, येट सेविंग द टाइम, ओके। तो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगेन आई रिपीट, अच्छे से करना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट जो क्वेश्चन सिमिलर भी थे प्रैक्टिस जरूर करके जाना। ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि एक बार किया तो आ जाएगा। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आप इंप्रूव करोगे, ठीक है। सो ऑन दैट नोट लेट्स रैप अप दिस सेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जब भी आपका अटेम्प्ट है प्लीज अच्छे से देना, अच्छे से मेहनत करो, बहुत सारी पढ़ाई करो, बहुत सारा हार्डवर्क करो, डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे, ठीक है। और ये जो फाइल अगेन मैं बता दूं, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, और सब्सक्राइब के बिना देखा होगा पूरा वीडियो तो अब तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी दिक्कत हो रही है इस आरटीपी के अंदर, शेयर जरूर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल।